नमस्कार बच्चों, आज हम हाजिर हैं दूसरे वीडियो के साथ। पहले वीडियो में हमने वर्णमाला पढ़ी थी। वर्णमाला को जानना इसलिए जरूरी था कि उसी के आधार पर आप लोग जो वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्ण संयोजन करते हैं, उसको आप आसानी से समझ सके। कक्षा 10वीं में 2 या 3 नंबर का प्रश्न वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोजन का अवश्य आता है। तो हमारी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के हिसाब से और छोटी कक्षाओं में संस्कृत में भी वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन पढ़ाया जाता है। तो वर्णमाला जानने के बाद वह हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन फिर भी कुछ समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। तो उसी के समाधान के लिए हमने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है। आइए देखते हैं वर्ण विच्छेद। जैसा कि आपने जाना कि कोई भी वर्ण व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता। तो जब भी विच्छेद करना है तो उन स्वरों को हमें उस व्यंजन से अलग करना है। तो शुद्ध व्यंजन अलग रहेगा और स्वर उससे अलग हो जाएगा, तो वह वर्ण विच्छेद कहलाएगा। और विच्छेद किए हुए शब्द को पुनः संयोजित करके जोड़ कर हम लिखेंगे तो वही वर्ण संयोजन कहलाएगा। आइए देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। बहुत ही सरल शब्द लिखा है मैंने, जिसमें कोई मात्रा हमको नजर नहीं आती। कोई भी देखने वाले को यदि हम कहेंगे कि इस शब्द में कौन सी मात्रा लगी हुई है, तो वो बताएगा नहीं, कि वो कहेगा इसमें कोई मात्रा नहीं है। लेकिन जब हमने स्वर पढ़ा है, व्यंजन पढ़े हैं, तो सारे व्यंजन शुद्ध व्यंजन होते हैं, उनका तो उच्चारण कर ही नहीं सकते। और यहाँ हम उच्चारण कर रहे हैं सरल, तो इसका अर्थ यह है कि इसमें कोई दूसरा वर्ण अवश्य मिला हुआ है, वो है स्वर। कौन सा स्वर देखते हैं। सबसे पहले शुद्ध व्यंजन लिखा हुआ है स। शुद्ध व्यंजन लगाने के लिए हम उसमें हलंत का निशान लगाते हैं, ताकि हमें पता चले कि यह शुद्ध व्यंजन है। ये जो निशान है, ये जो लाइन है, ये डंडी है, जिसको आप अलग अलग नामों से बोलते हैं, इसका शुद्ध नाम है हलंत। तो हलंत लगा हुआ है, ये शुद्ध व्यंजन है। इसमें जब अ की मात्रा जुड़ती है तब जाकर ये स बनता है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा र, इसमें अ की मात्रा, फिर तीसरा ल वर्ण और इसमें अ की मात्रा। तो सरल लिखना इतना सरल नहीं है, इसमें 6 वर्ण मिले होते हैं, तब जाकर यह 3 वर्ण का दिखाई देने वाला सरल बनता है। तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि बच्चे जब भी वर्ण विच्छेद करते हैं और वे इन व्यंजन वर्णों में यदि हलंत नहीं लगाते हैं, तो उनका वर्ण विच्छेद पूरा गलत हो जाता है। एक हलंत की गलती 1 नंबर पूरा कम कर देती है। वर्ण विच्छेद में परीक्षक या तो पूरा नंबर देगा या पूरा काट लेगा। अतः हमें बहुत सावधानी से यह कार्य करना होता है। ओके, हम दूसरे शब्द और देखते हैं जहां समस्या आती है। समस्या कहां आती है? संयुक्त वर्णों का जब प्रयोग हो जाए, क्षत्रज्ञ का प्रयोग हो जाए, तो हमारी गलतियां करने की संभावनाएं बढ़ती हैं। आइए देखते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय में जो पहला अक्षर आया है क्ष। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आपने ध्यान दिया हो कि क्ष क श और अ से मिलकर बनता है। यही संयुक्त व्यंजन हमें तकलीफ देता है। तो यह हो गया क्ष। अब हमें त्रि लिखना है, तो सबसे पहले तो हलंत अवश्य लगाना है। हलंत लगाना बोले नंबर गया। इसमें र और फिर हमें देखना है मात्रा। ये मात्रा दिखाई आगे देती है, लेकिन वर्णों के बाद लगती है। तो विच्छेद करते समय कभी भी गलती से मात्रा पहले नहीं लिखेंगे, मात्रा हमेशा वर्ण के बाद लिखी जाएगी, चाहे वो दिखाई आगे दे। इसलिए यहाँ पर मात्रा छोटे ई की मात्रा है, जिसे हम ह्रस्व ई कहते हैं। तो ह्रस्व ई की मात्रा होने के कारण यहाँ ह्रस्व ई लिखेंगे। और फिर बचा है य अंतस्थ। हलंत लगाना भूलना नहीं है। क्षत्रिय। इनके अलावा जब समस्या, ये क्षत्रिय आपने याद कर लिया, संयुक्त व्यंजन हमने याद कर लिए, तो फिर समस्या हम समस्याओं से कहां सामना होगा? वो आता है अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग। तो अनुस्वार और विसर्ग के प्रयोग में समस्या आती है, तो हम उनके 1-2 शब्द देख लेते हैं कि उनमें क्या समस्या आती है। संबंध। इन वर्णों में
अनुस्वार का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये समस्या आती है। तो वो देखते हैं हम लोग। ये प्रयोग जो मैं आपको बता रहा हूं ये मानक हिंदी के अनुसार है। इसमें हम पंचमाक्षरों का प्रयोग नहीं करते, अनुनासिक का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए हम जैसा यहाँ लिखा है, यहाँ अनुस्वार लगाया है, तो हम यहाँ भी अम का प्रयोग कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। जहां इसका प्रयोग नहीं होगा वहां हम केवल अ लिखेंगे। यहाँ पर अ भी मिला हुआ है और अम भी मिला हुआ है। अयोग वाह की मैंने यही पहचान बताई थी कि यह स्वर की तरह भी प्रयोग में आता है और व्यंजन की तरह भी प्रयोग में आता है। तो स्वर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है और व्यंजन की तरह म का उच्चारण हम अनुस्वार के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द अगर आए तो हमें घबराना नहीं है, अम का प्रयोग ऐसे ही करना है। लेकिन प्रश्न पत्र में यही संबंध आधे अक्षरों के साथ या शुद्ध व्यंजन के साथ हो तो हमें क्या ध्यान रखना है, देखिए। अब ये यहाँ पर जो हमने अनुस्वार प्रयोग किया था उसके स्थान पर हमको म प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर म का प्रयोग हुआ है। यदि प्रश्न पत्र में ऐसा लिखा हो जिसमें अनुस्वार लगा है तो हमें अनुस्वार की तरह विच्छेद करना है। और यदि वहां पर आधे अक्षरों का प्रयोग हुआ, देखिए आधा म और आधा न, तो हमें ऐसा ही प्रयोग करना है। यहाँ पर आधा म आया, हलंत लगाया, उसके बाद ब अक्षर आया तो हम ब को लिखेंगे, फिर अ, आधा न प्रयोग में आया तो आधा न लिखेंगे, उसके बाद ध लिखेंगे। और इस प्रकार संबंध शब्द आपने देखा यहाँ पर किस तरह से अगर अनुस्वार के रूप में लिखा है तो अनुस्वार के रूप में आपको विच्छेद करना है। यदि अर्धाक्षर के रूप में लिखा है, शुद्ध व्यंजन के रूप में लिखा हुआ है, तो आपको उसका विग्रह भी उसी प्रकार करना होगा, नहीं तो आपका विग्रह गलत हो जाएगा, विच्छेद गलत हो जाएगा। ये विच्छेद इसके लिए नहीं किया जा सकता और इसके लिए ये विच्छेद नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हम देखते हैं एक विसर्ग वाला शब्द दुख। द उ की मात्रा लगी है, रस उ है, उ लिखेंगे, उसके बाद विसर्ग है तो दु के साथ ही विसर्ग का प्रयोग होगा। उसके बाद हम लिखेंगे ख और उसके बाद अ। इस प्रकार से यह हमारा वर्ण विच्छेद पूरा होता है। नहीं तो अगर आप लोगों ने विसर्ग केवल विसर्ग लगा दिया और उ नहीं लिखा या बिना उ के उ की मात्रा यहां लगा दी तो ये आपका वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखेंगे जिस प्रकार से हमने पढ़ा है अम अह किसी स्वर के साथ ही इनका प्रयोग होता है, तो हमें उस स्वर के साथ ही इनका प्रयोग करना है, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरा एक और शब्द उदाहरण हम देख लेते हैं जो हमें कठिन पड़ता है कि युधिष्ठिर शब्द लेते हैं। युधिष्ठिर बड़ा शब्द भी है और इसका विच्छेद करने में बच्चे गलती करते हैं और कई बार परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में ये पूछा गया है। युधिष्ठिर, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर यह व्यंजन है, उसमें रस्व उ लगा हुआ है तो रस्व उ लिखेंगे। उसके बाद मात्रा पहले दिखाई दे रही है, मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि मात्रा हमेशा वर्ण के बाद लगती है, इसलिए पहले हम लिखेंगे ध। देखेंगे कि इसमें रस्व ई लगा हुआ है तो हमें रस्व ई लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आधा श लिखा हुआ है, ये मूर्धन्य श है तो पहले ये है तो पहले हमको यही लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं ठ लिखना है, फिर मात्रा हमेशा बाद में होती है, रस्व मात्रा लगी हुई है तो रस्व मात्रा लिखेंगे। इसके बाद र लिखा हुआ है। इस प्रकार हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। यहाँ हमें दिखाई देने वाला युधिष्ठिर वास्तव में इतना बड़ा युधिष्ठिर होता है। एक और समस्या देखने में आती है, कई बार द्वित्व शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलतियां कर बैठते हैं कि अब हम इसका विच्छेद कैसे करें। तो एक दो उदाहरण उसके देख लेते हैं। द्वंद्व,
ये जो द्वित्व वाले शब्द हैं, जोड़े वाले शब्द, उसी में सब शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे विद्यालय, ये दो एग्जांपल अभी हम देखते हैं, दो उदाहरण। द्वंद्व उच्चारण करेंगे, द पहले उच्चारित हो रहा है तो द लिखेंगे, वह बाद में उच्चारित हो रहा है तो वह लिखेंगे बाद में। द्व अ का उच्चारण आया, अ लिखा, उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है शुद्ध व्यंजन न, हम न लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, उसके बाद वापस यही प्रक्रिया दोहराएंगे। हलंत लगाना नहीं भूलना है, हलंत लगाया गलती। देखिए यहां पर हम अंतर देख रहे हैं, यहां पर द्वंद्व। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि वह पहले आएगा या द पहले आएगा। जो अक्षर हमें नीचे दिखाई देता है वह बाद में आता है। विद्यालय देखते हैं, आइए। वह वर्ण, इसमें ह्रस्व ई, द्य, द और य। विद्यालय शब्द विद्यालय होता है, विद्यालय नहीं होता। ध का प्रयोग नहीं होगा, द का प्रयोग होगा। विच्छेद से जानेंगे, सही उच्चारण करेंगे, सही विच्छेद कर पाएंगे। वर्ण विच्छेद के लिए शुद्ध उच्चारण होना बहुत जरूरी है। गलत उच्चारण होगा, विद्यालय बोलेंगे तो आप कभी भी द का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ध का प्रयोग करेंगे। ध का प्रयोग करेंगे, गलत हो जाएगा। शुद्ध उच्चारण बहुत जरूरी है मित्रों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।